सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है हम यहाँ पर क्लास नंबर 19 करने वाले हैं। ठीक है, 19 क्लास हम करने वाले हैं और जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन चले हुए हैं, इस पॉलिटी के क्वेश्चन को हम इस वीक और रन करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा ना, उससे हम जो है कौन से पर्सन सोल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इससे पहले जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरह हम पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन, 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। अभी जो दूसरा सेकंड वीक हमारा जो है आज से चालू हो गया है और इसके अंदर भी हम जो है 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीक से हमारा जो है ज्योग्राफी का जो है पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बस इसका मकसद यही है, बराबर हम जो है तीनों सब्जेक्टों को यहाँ पर देना चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बस कंटिन्यू बने रहिएगा और जो है अपना पूरा फोकस स्टडी के ऊपर लगाए रखिएगा। बहुत जल्द जो है आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी पीएमटी पीएसटी और रिटन एग्जामिनेशन हरियाणा पुलिस की मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है क्वेश्चनों की शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय इनमें से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। यानी कि ये कहने का मतलब है, ये 4 शब्द यहां पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय वो शब्द नहीं था। यानी कि बाद में जो है प्रस्तावना के अंदर एक शब्द जोड़ा गया है। सिंपल सी चीज, अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आई नो आपको पहले से पता होगा, फिर भी जो है रिवीजन के तौर पर आप सुन लीजिएगा संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की बात करूं तो 2 जो है डेट्स आपको हमेशा मैं बताता हूं। एक तो जो है अपनाया गया, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था वो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था, पूरे देश में जो है संविधान लागू हो गया था, तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान सभा में लागू हो गया था। एक चीज यहां पे याद रखना, 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी की अगर आपसे पूछे तो ये सभी आपको पता होगा, गणतंत्र दिवस के गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि रिपब्लिक डे के नाम से जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। स्वतंत्रता की आपसे अगर बात करें तो स्वतंत्रता जो है ये मूल प्रस्तावना जो थी ना, उसका हिस्सा होता था मेरे भाई। ठीक है, स्वतंत्रता आप सभी जानते हैं भाई, विचारों की स्वतंत्रता थी। ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, धर्म की स्वतंत्रता थी। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता थी, उपासना की स्वतंत्रता थी। ये सारी जो स्वतंत्रता थी ना, तो ये हमारे जो प्रस्तावना थी ना उसमें जो है मूल रूप से थी मेरे भाई। समानता की बात करूं तो यह भी मूल प्रस्तावना में शामिल था। जो समानता थी ना, समानता, यह भी मूल रूप से प्रस्तावना में शामिल था। इसका अर्थ क्या था, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मेरे भाई। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मेरे भाई। यहां तक आई आपको चीजें समझ में। अब आगे आएगा समानता, समाजवाद, ये क्या लिखा है, समाजवादी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। जो हमारा जो संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो प्रस्तावना में मूल शब्द नहीं था वो कौन सा था, तो समाजवादी ही शब्द जो है ऐसा शब्द है जो उस समय मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। बाकी जो न्याय है ये भी मूल प्रस्तावना का हिस्सा होता था। इसमें 3 प्रकार के न्याय थे मेरे भाई। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय थे। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से थे, तो आप सभी जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और तीसरा कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मेरे भाई। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जरूर याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। बाकी समाजवादी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिटेल से यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई हैं। बस ये लाइन जरूर याद रखना, ये जो समाजवादी शब्द था ना, ये मूल रूप से प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द है, लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट जरूरी नहीं है ऐसा ही पूछेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
बताइए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय जो समाजवादी शब्द था इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तब आपको बताना पड़ेगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, ठीक है। उसके तहत जो है 26 जनवरी 1950 को जो है मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है नहीं था, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, डिटेल से आप यहां से पढ़ लेना मेरे भाई। कुल 3 शब्द थे, जब हमारा मूल जो प्रस्तावना था ना उसके अंदर जो है 3 शब्द होते थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इन संशोधन यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब शब्द जोड़ा गया था ना ये समाजवादी, तो इसके अंदर 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता के प्रावधान को कब स्वीकृति दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं भाई दोहरी नागरिकता के प्रावधान को जो है कब स्वीकृति दी गई थी। तो कब स्वीकृति दी गई थी, वैसे भारत का जो संविधान है ना उसमें एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राइट ऑप्शन पहले याद रखना, भारत सरकार के द्वारा जो दोहरी नागरिकता के प्रावधान को दोहरी नागरिकता के जो प्रावधान थे ना उनको स्वीकृति कब दी गई थी, 2005 में ये स्वीकृति दी गई थी। अब यहां से डिटेल से पढ़ लेते हैं। आइए ओसीआई योजना की शुरुआत की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओसीआई की सबसे पहले याद रखना ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से अगस्त 2005 में जो है ओसीआई योजना शुरू की थी। अब ओसीआई योजना की शुरुआत क्यों की गई थी, तो यहां पे देखो सीमित स्वरूप, यदि इसे बोलचाल में दोहरी नागरिकता कहा जाता है, ठीक है, जो ये ओसीआई है ना ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको आम बोलचाल में क्या कहा जाता है, इसको दोहरी नागरिकता कहा जाता है। वैसे भारत में एकल नागरिकता है आप सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है मेरे भाई, याद रखना ये चीज आपको भी पता होगी। ओसीआई कार्ड धारक को केवल आजीवन वीजा और भारत में रहने या फिर काम करने की सुविधा मिलती है, लेकिन उन्हें वोट देने या फिर संवैधानिक पद जो है धारण करने का अधिकार नहीं है। ये जो लास्ट लाइन यहां पे लिखी गई है ना, वोट देने या फिर संवैधानिक पद करने का अधिकार नहीं है, ये लाइन का मतलब यही है कि भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। लेकिन जो 2005 में कुछ चेंजेस किए गए ना, 2005 में जो है ओसीआई योजना की शुरुआत की गई थी। ओसीआई योजना यानी कि ओसीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आम बोलचाल यानी कि लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो लोकल लैंग्वेज में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को जो है दोहरी नागरिकता जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, बस इसको आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछे ना भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है भारतीय नागरिकता दी गई है। और भाग की बात करेगा तो भाग सेकंड के अंतर्गत ये आता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के जो है एकाग्रता करके जो है माइंड को फोकस करके जो है पढ़ना है। सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में बताई जा रही हैं और आसान भाषा में ही यहां पर लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। बस ये ईयर याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, 2005 बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है भारतीय नागरिकता, ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका आवश्यक नहीं है। तो ये कहा गया है जो भारतीय नागरिकता है वो आप कितने तरीके से यानी कि कौन सा तरीका है जो है आवश्यक नहीं है भारत की नागरिकता लेने के लिए। वंशानुक्रम, ठीक है भाई, सही बात है। जन्म द्वारा ये भी ली जा सकती है, अधिकृत संपत्ति द्वारा या फिर देशीकरण के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अधिग्रहण संपत्ति के द्वारा जो है ये एक तरीका है जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट है, जन्म द्वारा इंपॉर्टेंट है, देशीकरण के द्वारा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। यहां से देख लेते हैं भाई, आइए यहां से डिटेल से बता देता हूं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके बताए गए। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बताइए निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो आप बताएंगे 5 मुख्य तरीके हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, जन्म के आधार पर जो है आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं।
वंश के आधार पर, यानी कि आपका कोई पूर्वज यानी कि आपका पिताजी या फिर आपके दादा परदादा जो है भारत में निवास कर चुके हैं, तो भी आप इस आधार पर भी जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं, देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं, और किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय, मतलब किसी अदर क्षेत्र का जो है भारत में विलय हुआ हो, तो उस क्षेत्र उस कंडीशन में भी जो है आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये सारे जो है अधिकार हमें भारत नागरिकता अधिनियम 1955 जो है प्रोवाइड करवाता है। राइट ऑप्शन मैंने क्या बताया था, अधिग्रहण संपत्ति के द्वारा, यानी कि संपत्ति का आधार नहीं है, ठीक है, इसके आधार पर कोई आप जो है भारत की नागरिकता, फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है लंदन में रह रहा है, ठीक है, या किसी भी देश में रह रहा है, अब वो जो है प्रॉपर्टी अपनी जो है भारत के अंदर खरीद लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भारत का नागरिक बन जाता है। यही चीज यहाँ पे कही गई है। ये देखो, भारत में कोई व्यक्ति केवल जमीन या संपत्ति खरीदकर नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। नागरिकता एक कानूनी और संवैधानिक दर्जा है जो निवेश या संपत्ति पर आधारित नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, इनमें से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ठीक है, यदि उसे विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, यानी कि उसे सजा दी गई हो, यदि उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, यदि उसने दूसरे देश में रोजगार जो है स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपकी जो भारत की नागरिकता है ना, अब अगर फॉर एग्जांपल जो है आप जो है सेटल हो गए हैं, कहां पर सेटल हो गए हैं, यूएई में सेटल हो गए हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड में सेटल हो गए हैं, किसी भी देश के अंदर जो है आप सेटल हो गए हैं, आपने उस देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर ली है, ठीक है। अगर आप किसी अदर देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भारत की नागरिकता है ना वो रद्द हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है ना वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाएगी। यहां पे डिटेल से लिखा गया है। अनुच्छेद 9 हमें क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप सभी जानते हैं, कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। समाप्ति के 3 तरीके, अभी मैंने क्या बताया था, जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं मेरे भाई, ठीक है। ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूं 5 तरीके। और नागरिकता रद्द की जा सकती है, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है। नागरिकता रद्द की जा सकती है, दोनों लाइन याद रखना, रद्द की जा सकती है, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तो ये दोनों लाइन आप याद रखना। तो अभी हम 5 तरीके ऊपर बता चुका हूं, किन 5 तरीकों से जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, और ये 3 तरीके देख लो जिनसे आपकी नागरिकता जो है खत्म हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, जो है परित्याग, अगर खुद से नागरिकता छोड़ना वही बात है, अगर आप किसी स्वेच्छा से जो है अपनी नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो ये भी एक रीजन है। समाप्ति, यहाँ पे दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वंचना यानी कि डेप्रीवेशन, सरकार द्वारा छीनी जाना, जैसे संविधान के प्रति अगर आप अनादर दिखाएंगे ना, हमारे भारतीय संविधान के प्रति आप उसकी डिरिस्पेक्ट करेंगे, तो भी आपकी जो है संसद के द्वारा नागरिकता जो है खत्म कर दी जाएगी मेरे भाई। यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये सारी सही बातें हैं भाई, ठीक है। यदि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, अगर आप किसी विदेश में, न्यूजीलैंड में या फिर यूएई में, किसी भी अदर देश में 5 साल से अधिक रह रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, उसी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित होने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, नागरिकता समाप्त नहीं होती है, वैसे जो है कानूनी कार्रवाई तो होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है। मतलब जो भारत की नागरिकता है भाग 2 के अंदर, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर, तो इसके ऊपर जो कानून बना सकता है, मतलब भारत की नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर जो है कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्या सर्वोच्च न्यायालय बनाएगी, लोकसभा बनाएगी, राज्यसभा बनाएगी, या फिर संसद बनाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भारत की संसद है ना, वही जो है नागरिकता से संबंधित जो है कानून
बना सकती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, यहां पे देखो अनुच्छेद 11 क्या कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति यानी कि जो सिटीजनशिप है, नागरिकता की किसी को प्राप्त करने का अधिकार या फिर उसकी समाप्ति के संबंध में जो है कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसमें समय समय पर जैसे 1986, 2003, 2019 आदि में जो है संशोधन किए गए हैं। संघ सूची का विषय की बात करूं तो नागरिकता एक संघीय विषय है। ठीक है, आपने सातवीं अनुसूची देखी थी ना, 1 सेकेंड, सातवीं अनुसूची में क्या था, अनुसूची कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अनुसूची। इसके अंदर 3 विषय थे, कौन कौन से 3 विषय थे, संघ सूची था, राज्य सूची था, और कौन सा था, समवर्ती सूची था। ठीक है, समवर्ती सूची था। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर जो है आपका जो नागरिकता आता है ना, नागरिकता, तो ये किस सूची के आता है, संघ सूची के अंतर्गत ये आता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई जिनसे ऐसा लग सकता है अगर आपने ऐसा काम किया तो मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सामूहिक आंदोलन करना, यानी कि आप जो है कुछ लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये मौलिक अधिकार का हनन है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। रात्रि 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप 10 बजे के बाद रात को शराब ना पीने दोगे तो ये क्या मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, बिल्कुल हमें ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी पुस्तक छपने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो ये एक मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी न देना, ये भी कोई जो है मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सी हो जाएगा। पुस्तक छापने पर प्रतिबंध लगाना ये एक मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने सभी मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारी 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने के लिए पुस्तक छापने का अधिकार जो है शामिल है। और आप सभी जानते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, 1 सेकेंड भाई, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिए गए हैं, वैसे तो ये 14 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद की बात करूं तो ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग की बात करूं तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार है। और किस देश से हमने इनको ग्रहण किया मौलिक अधिकार को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है हमने जो है इनको ग्रहण किया है। इतनी चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 19 है ना, 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार का जो है अंतर्गत आती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने के लिए पुस्तक छापने का जो अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी को पुस्तक छापने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं तो ये आपका जो है डायरेक्ट मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। और वो व्यक्ति डायरेक्ट जा सकता है, कहां पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट कहां जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे मौलिक अधिकार का हनन ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है ये किससे संबंधित हो जाएगा, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ना भाई इससे तो नहीं होगा। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ना, ये तो आपको सभी को पता होगा। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद ये हो जाएगा 32। शिक्षा का अधिकार ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमें क्या कौन सा मिल गया, राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है इसको दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, यह अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 21 जो है क्या घोषणा करता है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जो है वंचित नहीं किया जा सकता मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की बात करूं तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 26 आएगा यहाँ पे, ठीक है 26। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? हृदय और आत्मा का है, ठीक है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है इसको, ठीक है। हृदय और आत्मा इसको कहा है। शिक्षा का अधिकार आपको कहां पर मिलेगा? तो शिक्षा का अधिकार आपको जो है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है इसको मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। और ये किससे संबंध रखता है? 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा जो है सुनिश्चित करता है ये अनुच्छेद 21A मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। इसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, तो इसको पढ़ लेना भाई प्लीज। अनुच्छेद 21 को पढ़ लेना, व्यापक दायरा पढ़ लेना, आपातकाल में महत्व पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है उपभोक्ता को वस्तुओं की पैकिंग पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो उपभोक्ता होता है ना, हम उपभोक्ता, ये आप भी उपभोक्ता है, मैं भी उपभोक्ता हूं। अब हम दुकान पर यानी कि मेडिकल पर जाते हैं, कोई भी दवाई हमने खरीदी तो उसकी पैकिंग पर जो हम जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है हमें, ठीक है। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है, चयन करने के अधिकार के अंतर्गत आता है, निवारण करने का अधिकार आता है, या फिर प्रतिनिधित्व करने का जो है अधिकार आता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो है ये हमारी जानकारी आती है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये जो सूचना का अधिकार है ये जो है कब बनाया गया था? तो 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून बनाया गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसकी डिटेल से हम यहां से डिटेलिंग ले लेते हैं। उपभोक्ता अधिकार क्या कहता है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ विवरण लिखे होते हैं, जैसे निर्माण की तारीख, हम एक्सपायरी डेट देखते हैं ना, उसका मूल्य भी चेक करते हैं भाई। कभी जो दुकान वाला है वो मूल्य से ज्यादा पर जो है उसको बेच ना रहा हो। अवयव और समाप्ति तिथि हम देखते हैं। कानूनी अधिकार की बात करूं तो यह जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का सूचना का अधिकार है, ताकि वह वस्तु की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जानकारी सही निर्णय ले सके। भारत सरकार ने 2005 में सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई कानून बनाया था। यह नागरिकों की सरकारी कार्यों की जानकारी पाने का जो है अधिकार देता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 9 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 9 के अंदर बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अभी ऊपर क्वेश्चन बता के आया हूं मौलिक अधिकार के बारे में, दोबारा बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? ताकि मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए, ताकि मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपसे पूछे तो आपके बारे में सारी चीज क्लिक करनी चाहिए। जैसे कि हमने किस देश से इसको ग्रहण किया, मौलिक अधिकार को हमने किस देश से ग्रहण किया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इसको ग्रहण किया है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो 12 से लेकर 35 तक जो है ये हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब कर लेते हैं भाग की बात। तो भाग की बात करेगा तो किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां से जो है आप डिटेल से इनके बारे में पढ़ लेना, सारा मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्त्रोत कहां से लिया है और सुरक्षा क्या है? जस्टिकेबल है भाई, याद रखना। जो हमारे मौलिक अधिकार है जस्टिकेबल है, यानी कि न्यायोचित है। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भाग भी दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। भाग 2 अभी बता के आया हूं, किससे संबंधित है? भारत की नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारतीय जो है अधिनियम 1955 कहता है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है। भाग 3 किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 किससे संबंधित हो जाएगा? तो भाग 4 जो है डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी आप समझते हैं? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं डीपीएसपी? तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। और हमने किस देश से इसको ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 किससे संबंधित है? यूनियन से संबंधित है, ठीक है।
UNION, यूनियन से संबंधित है, यानी कि संघ से संबंधित है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। और यूनियन अगर संघ की आपसे बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में जो है संघ का जो है कार्यकाल मतलब एवरीथिंग हमें मिलता है, तो किसके अंतर्गत मिलता है, अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में हमें संघ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है। संघ के बारे में यानी कि उसके अंदर राष्ट्रपति भी आ जाएगा, संसद भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी आ जाएगा, सबकी शक्तियों का वर्णन एवरीथिंग डिटेल हमें 52 से 51 के बीच में मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पूछ लूं क्या? चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मौलिक अधिकारों की वर्तमान में मौलिक अधिकारों की वर्तमान नहीं, वर्तमान तो आप बता दोगे, मूल रूप से लिखो। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी कि जब हमारा संविधान लागू होता ना उस समय मूल रूप से मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी होती थी, यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भाई, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? देखिए जो ऊपर अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना, ये मौलिक रूप से अधिकारों की संख्या कितनी है, इस प्रश्न में जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो संपत्ति का अधिकार होता था ना, ये पहले हमारा जो है मौलिक अधिकार होता था जब हमारा संविधान लागू किया गया था। लेकिन जो है एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है इसको हटा दिया था। किसको हटा दिया था? संपत्ति के अधिकार को जो है इसको हटा दिया था। इसको जो है उसके बाद कहां पर डाल दिया गया था? अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। और इसके तहत जो है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी यानी कि कैटेगरी से हटकर किस कैटेगरी में चला गया था? कानूनी अधिकार के कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार की कैटेगरी में ये चला गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार की कैटेगरी में चला गया था। कौन चला गया था? तो ये चला गया था संपत्ति का अधिकार मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई चीजें समझ में? थोड़ा सा और आराम से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो संविधान लागू हुआ था ना, उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार होते थे? 7 मौलिक अधिकार होते थे। और सातवां मौलिक अधिकार होता था ना, वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था। लेकिन जो है कुछ समय के बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में मेरे भाई। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर किस कैटेगरी में डाल दिया गया था? कानूनी अधिकार की कैटेगरी में डाल दिया गया था। और अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 300A के तहत जो है ऐसा किया गया था। और ये 300A अनुच्छेद न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए इस चीज को रट्टा मार लेना मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ये बाकी है जो कानूनी, अच्छा मौलिक अधिकार क्या पूछा है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार नहीं आएगा। क्या आएगा? कानूनी अधिकार आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये जो है हमारा धार्मिक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार भी जो है हमारा मौलिक अधिकार है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पढ़ लेना भाई, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, बस इसको पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, ये भाग जरूर याद रख लेना, यहां पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आप सभी जानते हैं भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 20-21। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हो जाएगा। 6 स्वतंत्रताएं दी गई। तो इनमें से कौन सा ऐसा है भाई ऑप्शन जो अगर आपातकाल भी घोषित
कर दिया जाए ना तो भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 20 और 21 है ना, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर है। 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978, यहां पे देखो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनको जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है निलंबित नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। सुरक्षा कवच, इसको आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी जबरन श्रम को जो है प्रतिबंधित करता है, यानी कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो मानव तस्करी यानी कि मानव जो इंसान है ना उसकी खरीद फरोख या फिर जबरन श्रम यानी कि जबरदस्ती आप किसी से जो है मजदूरी नहीं करवा सकते, उसको प्रतिबंधित जो है कौन सा जो है मौलिक अधिकार करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना, ये हमारा वो मौलिक अधिकार है जो मानव की तस्करी पर रोक लगाता है और जो है जबरन आप किसी को जो है श्रम के लिए जो है नहीं कह सकते मेरे भाई, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार की बात करूं तो ये आपको कहां पर मिलेगा? अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत मिलेगा। समानता का अधिकार आपको कहां पर मिलेगा? यहां पे लिख देता हूं 1922 के अंतर्गत मिलेगा। समानता का अधिकार आपको कहां पर मिलेगा? 14 से 18 के बीच में मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको कहां पर मिलेगा? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिलेगा। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें आपको यहां पर लिख के भी दे दी है मेरे भाई, ठीक है। बस आपको पढ़ने की जरूर है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें ऑफिशियली लिखी गई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है बताया गया हो। अनुच्छेद 24 है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? हालांकि यहाँ पे देख लेना अनुच्छेद 23 क्या कहता है। इसके अनुसार यह अनुच्छेद मानव तस्करी यानी कि बेच खरीद और बेगार बिना मजदूरी के काम इस तरह के अन्य जबरन श्रम को जो है प्रतिबंधित करता है। लेकिन अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है काम पर नहीं लगा सकते आप। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखना 23 और 24 अनुच्छेद मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 13 को देख लेते हैं, ठीक है। 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक श्रेणी में आता है, समानता का अधिकार भी मौलिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार जो है मौलिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। आइए डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य श्रेणियां की बात करूं, यानी कि जो मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से और किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी है, बस पढ़ना है मेरे भाई आपको, ठीक है। समानता का अधिकार कहां पर आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है 19 से 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 के बीच में मिलेगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपको 29 से 30 के बीच में मिलेगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब शिक्षा के अधिकार की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? शिक्षा का अधिकार ऊपर दिया गया है ना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये देखो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है? इसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक अनुच्छेद है, न कि अपने आप में एक मौलिक अधिकारों को की कोई अलग श्रेणी है। याद रखना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। 86वां संविधान संशोधन किया गया था मेरे भाई 2002, ठीक है। इसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ना एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक अनुच्छेद है, सिर्फ एक अनुच्छेद है। ये कोई अपने आप में मौलिक अधिकारों की अलग श्रेणी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यहां पे देखो ना, श्रेणी में नहीं आता है, तो कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है, सिर्फ ये एक मौलिक अधिकार यानी कि एक अनुच्छेद है मेरे भाई, ठीक है। ये आप
याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये बारीक बारीक जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, यहीं से एग्जामिनर पूछता है और यहीं पर आप गलतियां करते हो, इसीलिए मैं बारीकी से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ताकि चीजें आपके सेट हो सके मेरे भाई। ठीक है, वरना पढ़ने को आप भी पढ़ सकते हो, आपने भी ये चीजें पढ़ रखी हो, लेकिन जो माइनर सा डिफरेंस होता है ना 19-20 का, जो कहते हैं ना कि 19-20 का फर्क है, यहीं पे एग्जामिनर खेलता है और यहीं पर वो खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्योंकि वैकेंसियां कम है, उसको बच्चे तो बाहर करनी है ना, इसीलिए बोलता हूं हर चीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार संगम या संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संगम या फिर संघ, यूनियन बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का एक अधिकार हो जाएगा? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, या फिर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता? ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, 2 बच गए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ बनाने का जो अधिकार है ना, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रकार का एक अधिकार है। यहां पे डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये देखो, अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के तहत दी गई सभी 6 स्वतंत्रताएं जिसमें संगम या संघ बनाने का अधिकार शामिल है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है मेरे भाई। ये भी आप याद रखना, ये जो अधिकार है ना, ये केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ये पढ़ लेना, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, उचित प्रबंध हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, माफ कीजिएगा 15 में क्या बोला गया? आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने निजता का अधिकार, जो निजता का अधिकार होता है ना, इस अधिकार को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इसके बारे में डिटेल से यहां पे पढ़ लेना। पुट्टास्वामी केस 2017, सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, ये अपडेट का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, स्टैटिक के साथ अपडेटेड भी आपके इंडिया जीके 1-2 क्वेश्चन में जो आएगा ना, वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। जैसे हमारी हरियाणा जीके की सीरीज थी ना, स्टैटिक के साथ करंट भी मैंने जोड़ के बताया था, वैसे ही ये क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो निजता का अधिकार था ना, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, कब दिया था? 2017 का एक केस था, 9 जजों की बेंच ने जो है पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। क्या फैसला सुनाया था? इसके अंदर जो निजता के अधिकार था ना, इसको एक मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना। ये कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और भाग 3 द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं का एक अभिन्न हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, निजता का अर्थ क्या होता है? निजता का अर्थ ये होता है, अगर आपको हक है साफ सुथरी हवा लेने का, साफ सुथरी चीजों का, यही निजता का अधिकार होता है। देखो, किसी व्यक्ति को, मतलब निजता का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति को अपने निजी जीवन में राज्य या बाहरी हस्तक्षेप से बचने का जो है अधिकार है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। यहां पे हमारा जो है ये आज का सेशन खत्म होता है। तो बस कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर देना कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, कितना आप यहां से जो है सीख रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को मेरे भाई शेयर कर देना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपका जो फीडबैक है वो जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।